गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने पुनः मृच्छकटिकम की इसे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कतिपय ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, मृच्छकटिकम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कहीं न कहीं धरातलीय यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला नाटक है। इस नाटक ने एक क्रांति उत्पन्न की। तदनुसार अगर संस्कृत के कतिपय क्रांतिकारी काव्यों का उल्लेख किया जाता है तो उसमें मृच्छकटिकम सदैव प्रथम काव्य के रूप में अवतरित होता है। और यही कारण है, हम आप सभी जानते हैं कि जब जब कभी किसी भी प्रकार की क्रांति समाज के विरुद्ध में किसी विचारधारा का प्रवर्तन किया जाता है उस क्रांति के माध्यम से, तो ऐसे विषय कहीं ना कहीं हाशिए पर प्राप्त हो जाता है। और आप देखेंगे कि एक एरा रहा है, एक अंतराल रहा है जहां आप मृच्छकटिकम का उल्लेख प्रायशः नहीं पाए जाएंगे, जहां भास, कालिदास, भवभूति आदि के ऊपर में पर्याप्त विमर्श प्राप्त होते रहे हैं। वहां मृच्छकटिकम का वैसा विमर्श साहित्यिक जगत में समुपलब्ध कम होता है। इसका यह कतई अर्थ नहीं कि मृच्छकटिकम के ऊपर में विमर्श नहीं होता, विमर्श होता है, लेकिन अपेक्षाया कम। आज के इस विषय में जो मूलतः हम मृच्छकटिकम की चर्चा करेंगे, उससे पहले यह जान लेते हैं कि पीछे हमने किन किन विषयों की चर्चा की है। और वे हमारे विषय रहे हैं कि मृच्छकटिकम का कर्तृत्व, मृच्छकटिकम का काल आदि, ये दो मूल विषय थे जिसके ऊपर चर्चा की थी। अब आज की जो अपना चर्चा का हम चर्चा करेंगे उसमें कृतित्व को लेकर के, नामकरण को लेकर के, प्रकरण, कथावस्तु और संरचना, अर्थात जो मृच्छकटिकम से संबद्ध इस तरह की चर्चाएं आती हैं, बार बार उल्लेख किया जाता है, हम उसके विषय पर विमर्श करेंगे। सबसे पहला है अपना कृतित्व। मित्रों, सामान्यतया दो शब्द पाए जाते हैं, दोनों शब्द भ्रम उत्पन्न करता है और बहुधा हमारे छात्र दोनों का अर्थ एक ही ले लेते हैं, और वे हैं कर्तृत्व और कृतित्व। जरा समझे, मैं पुनः उच्चारण करता हूं शब्द का। कर्तृत्व और कृतित्व दोनों में अंतर है, और बहुत अंतर है, बल्कि पर्याप्त अंतर है, दोनों में साम्य नहीं है। क्योंकि कर्तृत्व शब्द जो है वो कर्तृ अर्थात कर्ता से संबद्ध है, यानी उस काव्य का कर्ता कौन है, उस काव्य का कर्ता यही है या नहीं है, या उस काव्य का कर्ता कोई अन्य है। इन विषयों को लेकर के जब विमर्श होता है तो हम उसे कर्तृत्व कहते हैं। लेकिन यह काव्य वस्तुतः अमुक व्यक्ति का ही काव्य है। इस काव्य में किसी अन्य प्रकार की पुनरावृत्ति है या नहीं, इस काव्य की मौलिकता क्या है, इस काव्य का नामकरण आदि यही है या नहीं, इन विषयों पर जब विमर्श होता है, या दूसरे शब्दों में उस काव्य की एक काव्य के ऊपर परिचयात्मक टिप्पणी जब की जाती है तो हम उसको कृतित्व कहते हैं। और तदनुसार जब हम मृच्छकटिकम के कृतित्व के ऊपर विमर्श करते हैं तो मूल रूप से दो प्रश्न उत्पन्न होता है। एक, इसकी मौलिकता क्या है। मौलिकता से तात्पर्य है, क्या मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ इससे पूर्व तो नहीं लिखा गया, या मृच्छकटिकम की जो कहानी है वो कहानी किसी अन्य स्थल से तो नहीं ली गई। जैसे यदा कदा हम लोग जब कालिदास के काव्यों का विमर्श करते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करते हैं या रघुवंशम की चर्चा करते हैं, तो हम बहुधा कह बैठते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कहानी है वो महाभारत से ली गई है, कालिदास ने कुछ परिवर्तन करके अपनी उसमें मौलिक उद्भावना की है। इसी प्रकार रघुवंशम के विषय में चर्चा होती है तो हम उसे कह देते हैं कि इसका जो सामान्य रूप है वह लिया गया है आपको पद्म पुराण से, और उसमें रामायण में जो खास करके जो राम आदि के प्रसंग है उसके ऊपर में हम रामायण का प्रभाव देखते हैं। मृच्छकटिकम के विषय में भी इसी प्रकार का कुछ उल्लेख प्राप्त होता है, कतिपय, जिसमें कि आप देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो नीचे एक दूसरा बिंदु के रूप में हमने उपस्थापित किया है, और वह है चारुदत्त का प्रभाव।
अर्थात ग्रंथ की मौलिकता को भी लेकर के कहीं ना कहीं कोई विमर्श प्राप्त होता है। जिस प्रकार इसके कर्तृत्व को लेकर के कई प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हुई थी कि शूद्रक ही इसके लेखक हैं या कोई अन्य है, उसी प्रकार इस ग्रंथ की मौलिकता को लेकर के भी कई प्रकार के संदेह हैं। और तदनुसार इस ग्रंथ की मौलिकता की जब हम चर्चा करें तो आवश्यक रूप से में आप पाएंगे कि छूटते ही ये सबसे पहले बताया जाता है कि कहीं ना कहीं यह चारुदत्त का ही विकसित रूप हो। मित्रों, चारुदत्त महाकवि भास के द्वारा लिखित एक काल्पनिक नाटक है जो 4 अंकों में प्राप्त होता है। अब यह 4 अंकों का नाटक प्राप्त होता है और मृच्छकटिकम 10 अंकों का रूपक है, 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। समीक्षा की दृष्टि में तो यह मौलिकता का हनन कहां हो रहा है? इसमें तो 4 अंक हैं और इसमें 10 अंक हैं। तो निस्संदेह यदि 4 अंक हैं भी चारुदत्त के ओरिजिनली, तो मृच्छकटिकम के जो 10 अंक है उनमें अन्य कथाओं का विनिवेश करके और चारुदत्त की मौलिक उद्भावना के साथ कतिपय अन्य कल्पनाओं, कतिपय अन्य सामाजिक घटनाओं, उपघटनाओं का समावेश करके एक कोई व्यक्ति एक काव्य लिखता है, तो इस प्रकार से उस ग्रंथ की मौलिकता जो है कहीं भी छिन्न भिन्न नहीं होती। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हां, सही है, मृच्छकटिकम का उपजीव्य जो है वो चारुदत्त हो सकता है। जिस प्रकार हम अगर रघुवंश कहें, किरातार्जुनीयम कहें, शिशुपाल वधम कहें, नैषधीय चरितम कहें, कुमारदास दास का जानकी हरण कहें, वेणी संहार, ऐसे जो भी खास करके रामायण महाभारत पुराण आदि से जो प्रसूत कथा है, उस कथा के ऊपर जो आधारित ग्रंथ है, उन ग्रंथों की जिस प्रकार हम मौलिकता के संदर्भ में उपजीव्य कह देते हैं रामायण महाभारत आदि को, उसी प्रकार अगर एक क्षण के लिए हम कह दें कि मृच्छकटिकम का उपजीव्य चारुदत्त है, तो इस रूप में भी ग्रंथ की मौलिकता स्थापित होती है। अर्थात इसका जो कृतित्व है, इसके कृतित्व में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होता। लेकिन पुनः प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है, और वह प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि चारुदत्त पहले या मृच्छकटिकम पहले? मित्रों, जब हमने अपनी पिछली श्रृंखला में इस विषय पर विमर्श किया था, तो यहां ईसवी पूर्व से लेकर के, और आप जानते हैं कि 6वीं 7वीं शताब्दी यानी दंडी तक का काल जो है वो मृच्छकटिकम का रखा जाता है। और तदनुसार अगर हम बाद में लेके चलते हैं, तब तो यह बात स्पष्ट होती है कि चारुदत्त जो है वो पूर्व की रचना है, इसीलिए उसके कथानक को आधार बना करके मृच्छकटिकम का परिवर्धन किया होगा। लेकिन यदि चारुदत्त बाद की रचना है, अर्थात भास को यदि हम शूद्रक या दंडी या किसी जो लेखक मृच्छकटिकम के रहे होंगे उनके बाद का मान लेते हैं, उनके पहले का मानते हैं, तब तो फिर मौलिकता की एक नवीन व्याख्या करनी पड़ती है, एक नूतन व्याख्या करनी पड़ती है। और तब हम कह सकते हैं कि कदाचित मृच्छकटिकम की ही कथा को आधार बना करके भास ने चारुदत्त का परिवर्धन किया होगा। लेकिन नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक प्रकार से स्थापित सत्य है कि भास जो है वे कालिदास से भी पूर्व थे और मृच्छकटिकम के कर्ता से भी पूर्व थे, क्योंकि कालिदास ने अपने काव्य में भास का नामोल्लेख किया है, मृच्छकटिकम के कर्ता का नामोल्लेख नहीं किया है। तो इसलिए चारुदत्त जो है इसका उपजीव्य ठहरता है। और तदनुसार चारुदत्त की मूल भावना को साथ लेकर के उसमें समकालीन कुछ सामाजिक क्रांति को अंतःस्यूत करके, अनुस्यूत करके ग्रंथकर्ता मृच्छकटिकम के कर्ता ने एक मृच्छकटिकम नामक विशाल रूपक की रचना की। इस दृष्टि से मृच्छकटिकम के कृतित्व में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होता, यह कहते हुए कि चारुदत्त ही इसका उपजीव्य है। मित्रों, आगे और चर्चा करेंगे, कुछ बात यहां छिपा ले रहा हूं क्योंकि आगे चर्चा आएगी कि चारुदत्त और मृच्छकटिकम में जो साम्य या वैषम्य या चारुदत्त का ही एक्सटेंशन मृच्छकटिकम है वह किस प्रकार है, वह आगे चर्चा करेंगे। दूसरा विषय है नामकरण को लेकर के। मित्रों, नामकरण जो है ये आज के संदर्भ में यह भी एक जो है गहन चिंतन का विषय बन गया कि हम नाम क्या रखें। संतति जन्म के अनंतर ही हम विविध प्रकार के शब्दों को लेकर के, नाम के पीछे वर्णों को लेकर के नाम के अन्वेषण में लग जाते हैं। उसी प्रकार कवि लोग भी
जब अपने काव्य का निर्माण करते हैं तो उस काव्य का नामकरण क्या किया जाए इस पे पर्याप्त विमर्श करते हैं और तदनुसार वे नाम रखने के लिए कुछ न कुछ कोई ना कोई अपना मूल जो है उसमें अवश्य प्रकट करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, नामकरण के लिए हम किसी भी प्रकार के लक्षण आदि का प्रयोग नहीं करते। यह सर्वथा कविजन्य स्वतंत्रता है, कवि की स्वतंत्रता है। यह कवि का निर्णय है कि उनको अपने काव्य का कौन सा पक्ष अनुकूल है, कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है, उस आधार पर वे काव्य का निर्माण करते हैं। और नामकरण को लेकर के पुनः पुनः बारंबार समस्याएं उत्पन्न होती है, खास करके जब कुमार संभवम के नामकरण को देखें। हम आप सभी जानते हैं कि कुमार संभवम का जो प्रयोजन है वह मूल प्रयोजन है कार्तिकेय का जन्म, और कार्तिकेय तारकासुर का वध करेगा और तदनुसार उस आधार पर कुमार संभवम नामकरण किया गया और पूरी तरह से नामकरण जो है वो यथार्थ है, सत्य है। लेकिन कतिपय समीक्षक जो ऐसा मानते हैं कि कालिदास ने कुमार संभवम की रचना 8वें सर्ग तक ही की है, ऐसे समीक्षकों के द्वारा पुनः पुनः इसके नामकरण के ऊपर में संदेह उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि कई लोगों का यह सजेशन है कि इस ग्रंथ का नाम पार्वती परिणय रख दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 8वें सर्ग तक जो है पार्वती के परिणय की जो मूल घटना है वहां खत्म हो जाती है और उसके बाद किसी अन्य कवि ने इसकी रचना की होगी। तो मित्रों, इस पर भी हमारी टिप्पणी है कि कुमार संभवम पूरी तरह से जो है पूर्ण काव्य महाकवि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। ऐसा कतिपय संदेह उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए कि 8वें सर्ग के बाद किसी अन्य कवि ने आकर के इसकी रचना इसमें जोड़ दिए हैं पद्य। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 17-18 सर्गों का महाकाव्य है और 8 सर्ग लिखने वाला व्यक्ति में आकर के कोई भिन्न कवि 10 से 11 अगर सर्ग जोड़ता है तो अच्छा यही होता कि वो स्वयं अपने नाम से उस ग्रंथ का ही नामकरण कुमार संभवम करते हुए कुमार संभवम उत्तरार्ध कर देता। कोई भी ऐसा कवि, खास करके किसी भी परंपरा में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाता जो कि पूरा का पूरा काव्य, अपने लिखा हुआ काव्य किसी और कवि को समर्पित कर दे। हाँ, 2, 4, 5, 7 पद्य जरूर आप किसी को दे सकते हैं, किसी को लिख करके दे सकते हैं। हम आप सभी, आप लोग आज भी जब अपने छात्र होते हैं तो उनको श्लोक बना करके दे देते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन एक पूरा का पूरा काव्य किसी अन्य व्यक्ति को समर्पित करना यह इतिहास के किसी भी कालखंड में नहीं देखा जाता, और न ही इस भावना से हमें युक्त होना चाहिए कि किसी कवि ने अपने काव्य को बेच दिया और हर्ष को दे दिया और हर्ष के वो 3 नाटक हो गए। नहीं, या इसी प्रकार कुमार संभवम के 8 सर्ग के बाद किसी कवि ने अन्य 9 सर्ग जो है वो जोड़ दिया इनमें, ऐसा नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, और ना ही इसको किसी भी भावनात्मक दृष्टि से भी इसे प्रूव करने का, सिद्ध करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वाभाविक सत्य है। तो उसी प्रकार से जब कुमार संभवम के नामकरण का विश्लेषण होता है तो निस्संदेह पूरे काव्य की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है वो कार्तिकेय का जन्म है, और इसलिए उसका नाम जो है वो कुमार संभवम है। या दूसरे शब्दों में, यदि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के आश्रयी कवि थे, उनके दरबार के मित्र कवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम कुमारगुप्त है, तो यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि एक ब्याजवश उन्होंने कुमारगुप्त का नाम जो है उसमें घुसा दिया है, उसको यूज में ले आया, प्रयोग में ले आया, और एक ही साधे सब सधे, कुमार का अर्थ कार्तिकेय भी ग्रहण हो गया और कुमार का अर्थ कुमारगुप्त भी हो गया, और तदनुसार यहां पर इस अर्थ के आधार पर हम कुमार संभवम के नामकरण की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार जब मृच्छकटिकम के नामकरण की सार्थकता की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें पैरेलल 2 कहानी चलती है। एक चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है, और दूसरी कथा एक जो राजनीतिक जो उहापोह है, जो समकालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति जो विद्रोह है, वह एक कहानी चल रही होती है। भ्रष्ट प्रशासन तंत्र की सारी जो चीजें हैं, एक कच्चा चिट्ठा खोलने का प्रयास वहां पर हो रहा है। इसलिए यह विमर्श का विषय हो जाता है कि इसका कोई अन्य नाम क्यों नहीं रखा गया। जिस प्रकार भास ने एक चरित्र प्रधान नामकरण कर दिया चारुदत्त, उसी प्रकार हो सकता है इसका नाम कहा जाना चाहिए था कि वसंत सेना परिणय, या इसी तरह परिणय नाटकम, इस तरह से, या कोई और चारुदत्त वसंत सेनम काव्यम आदि करके
हम इस ग्रंथ का नामकरण कर सकते थे, कवि कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि नामकरण के क्या क्या आधार होने चाहिए, या परंपरा में हमारे सामने नामकरण के क्या क्या आधार प्राप्त होते हैं। और तदनुसार आपके लिए हमने मूलतः यहां पर 4 बिंदु को एकत्रित किया है, जिस पर किसी भी लक्षण ग्रंथ का प्रभाव नहीं है इन 4 बिंदुओं के ऊपर। जिसमें पहला है चरित्र कह ले या पात्र, यानी चरित्र प्रधान नाम होता है या पात्र प्रधान नाम होता है। इसी प्रकार कवि की दृष्टि से चर्चा हो सकती है। कवि अपने नाम के आधार पर अपने नाम को उस काव्य में रख दे, घटनाओं के आधार पर, या उस काव्य या एक काव्य में जो अंतर्निहित संदेश है उस संदेश को प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने उपस्थित करके यह नामकरण किया जाता है। और तदनुसार एक लक्षण आप लोग सभी पाते हैं, जो कदाचित साहित्य दर्पण का ही स्टेटमेंट है कि नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम नायिका नायकाख्यानात् संज्ञा प्रकरणादिषु। अब रही बात, मैं ये बाद में चर्चा करूंगा कि ये प्रकरण है या क्या प्रकरण नहीं है, लेकिन मूल विषय यह है कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि नाटक का जब नामकरण किया जाए, प्रकरण आदि जो नाटक है उनका जब नामकरण किया जाए, तो वो एक गर्भित अर्थ का प्रकाशन करने वाला हो, यानी मध्य में कोई अर्थ चल रहा हो जो हमारे सामने, जो पाठकों के सामने उपस्थित किया जा सके। नायिका या नायक के नाम से ऐसे काव्यों का नामकरण किया जाना चाहिए। और यद्यपि आप देखेंगे कि अगर ख और घ माने, क और घ कहें, तो इस दोनों जो संस्कृत की पंक्ति है उसका एक आधार बन सकता है, लेकिन जो परंपरा है वह एक भिन्न परंपरा है। मित्रों, कभी भी किसी भी काव्य के ऊपर लक्षण ग्रंथों का प्रभाव नहीं पड़ता। कवि जब काव्य लिखते हैं तो उनके ऊपर लक्षण ग्रंथों का प्रभाव प्रायशः नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कवि को निरंकुश नहीं कहा जाता। कवि स्वयं अपने काव्य संसार का निर्माण करते हैं और तदनुसार उस काव्य संसार को समझने के क्रम में लक्षण ग्रंथों की रचना की जाती रही है। इसलिए 14वीं 15वीं शताब्दी के किसी लक्षण ग्रंथकर्ता के द्वारा दिए गए लक्षण के आधार पर अगर आप 4वीं 3वीं 4वीं 5वीं शताब्दी के काव्य का विश्लेषण करेंगे तो यह वृषभ दोहन होगा। यह एक ऐसा कार्य होगा जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसीलिए हमें स्वयं यह देखना चाहिए कि कवि का विवेक उस नामकरण के नेपथ्य में क्या है, कवि क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, अपने नामकरण के माध्यम से हमारे सामने क्या संदेश प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तदनुसार मृच्छकटिकम में देखें कि ना तो यहां पे चरित्र या पात्र की चर्चा आती है, न कवि या लेखक ने स्वयं अपना बिंबन प्रतिबिंबन किया है नाम में, न ही हम किसी भी प्रकार के ऐसे जो कह सकते हैं जो तथाकथित लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाली घटना है, ऐसी घटनाओं का आधार बनाया है। लेकिन हां, एक घटना है जो लोगों के मन को मोहता है। मैंने पहले भी कभी कहा होगा कि कदाचित हमारे काव्य में शिशु बच्चों का विश्लेषण, विवरण, व्याख्यान, उपदेश प्राप्त होता है। नचिकेता जैसे बच्चों की चर्चा, कहानियां बचपन से हम सुनते चले आते हैं। महाकवि कालिदास के काव्य में सर्वदमन होता है, आयुष होता है, कार्तिकेय होता है, शिशु कार्तिकेय। लेकिन अगर आप देखें मृच्छकटिकम में, तो इस मृच्छकटिकम के नेपथ्य में कहीं ना कहीं एक शिशु की, एक बच्चे की जो मनोभावना जो है, उसका जो एक कह सकते हैं कि मचलना, नटखटपना, जिद्दी स्वभाव, उनका एक सहज विश्लेषण प्राप्त होता है इस नामकरण में। एक मिट्टी की गाड़ी है, अन्य आसपास के बच्चे के पास बड़े महंगे महंगे खिलौने हैं। चारुदत्त का बेटा, दरिद्र चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के पास एक मिट्टी की गाड़ी है जिससे वह नाखुश प्रतीत होता है, वो प्रसन्न नहीं है, वो रोता है। रदनिका उनको ले जाती है वसंत सेना के पास कि भाई तुम ही इस बच्चे को थोड़ा शांत कर दो, ये बहुत रो रहा है, इसकी मिट्टी की गाड़ी। वसंत सेना जो कि चारुदत्त गुण तरजिता दासी है, अर्थात जो चारुदत्त के प्रणय में डूबी हुई एक साधारण नायिका है, युवती है,
उनका वात्सल्य उभरता है और सहज अपने सारे आभूषण को उतार करके वह उस मिट्टी की गाड़ी में डाल देता है और रोहसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि देखो तुम्हारी गाड़ी जो है ये भी अब सोने की गाड़ी बन गई। तो मानो वहीं से कवि ने इस बिंब को लेकर के पूरे नाटक का नामकरण मृच्छकटिकम किया है। तो एक छोटी सी घटना, मैंने पहले कहा कि यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन हां यदि कवि ने इसको बनाया है तो वहां पर भी कुछ कारण बनता है। और वह कारण है कि मित्रों, हम सब का यथार्थ मिट्टी है। अब जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो पूर्ण सत्य और अंतिम सत्य है, वह मिट्टी है, सोना नहीं। सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, एक ना एक दिन उनको भी परिवर्तित होकर के मिट्टी ही बनना होता है। हम आप जानते हैं कि सोने में भी खाद अर्थात सोने में भी इरोजन होता है और वो भी घिस घिस के मिट्टी बनती है। इसलिए मित्रों, हम सब आपका जो वास्तविक सत्य है वह मिट्टी है और हम लोग उस मिट्टी की गाड़ी में यात्रा करते हैं। हम सारे के सारे मानव जो हैं वो उसी मिट्टी की गाड़ी में इस धरातल पे अपने जीवन की पूरी यात्रा खत्म करते हैं। तो मानो महाकवि, जो भी मैं शूद्रक नाम लेने में घबराता हूं क्योंकि मेरे मनो मस्तिष्क में आज भी यह स्थापित नहीं है कि शूद्रक ही मृच्छकटिकम का करता है, लेकिन चूंकि परंपरा से है इसलिए मेरे नाम से आप समझ लें कि शूद्रक जो है उस वास्तविक सत्य को हम सबके सामने रखता है। लेकिन दूसरी ओर भी देखें कि इस समस्त घटना ने पूरे नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कदाचित भ्रमवश ही वही सोना जो है चारुदत्त को 10वें सर्ग में प्रूव करता है कि वही वसंत सेना का हत्यारा है। तो अनायास ही एक वह एविडेंस बन जाता है जो कि चारुदत्त के अगेंस्ट में जाता है। यह अलग विषय है कि वह बाद में ठहरता नहीं और चारुदत्त निर्दोष प्रतीत होता है, लेकिन भ्रमवश ही कहें, घुणाक्षर न्याय से ही कहें और क्रिएटेड बाय पोएट जो कह सकते हैं कि रोचक एक संवाद के माध्यम से हमारे सामने यह उत्पन्न होता है। तो इसीलिए आप सूक्ष्म घटना कहें, वही एक महती घटना बन जाती है, वही एक विशालतम घटना बन जाती है। और कदाचित इसी आधार पर महाकवि शूद्रक ने अपने इस परम प्रसिद्ध काव्य का नामकरण मृच्छकटिकम किया है। इसके साथ एक और बात बची रह जाती है, वह है प्रतीक। हम आप सभी जानते हैं प्रतीक को अन्य प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। कभी हम इसको जो अभिधा लक्षण और व्यंजना है उसको व्यंजना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कभी ध्वनि कह देते हैं और आम भाषा में हम इसको एक सजेशन कह देते हैं, प्रतीक कह देते हैं, संकेत कह देते हैं। और तदनुसार मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि एक यह भी परंपरा रही है जहां पर प्रतीकात्मक नामकरण किए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण मिश्र द्वारा विरचित प्रबोध चंद्रोदय या इसी प्रकार मोह मुद्गर, ऐसे कई काव्य हैं जो कि प्रतीकात्मक होते हैं और प्रतीक के आधार पर सामाजिक संदेश दिए जाने का प्रयास रहता है कवियों का। तो मृच्छकटिकम भी उसी प्रकार से हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ को भी लेते हैं। और तभी जो नीचे जो पंक्ति सविशेष मैंने रखी है, जो नाम कार्यम नाटकस्य के बाद का जो शब्द है गर्भितार्थ प्रकाशकम, तो इसका यही अर्थ है कि किसी गर्भित अर्थ को प्रकाशित करने वाला है और वही गर्भित अर्थ प्रतीक कहलाता है। और तदनुसार जो मैंने एक लंबी चौड़ी व्याख्या की आप लोगों के सामने नामकरण के संदर्भ में घटनाओं को मृच्छकटिकम की जो व्याख्या दी, तो उस आधार पर मृच्छकटिकम को हम एक प्रतीक भी कह सकते हैं और तदनुसार यह प्रतीकात्मक नाटक भी है मित्रों। इसीलिए मृच्छकटिकम के नामकरण का जो मूल है वह घटना है और प्रतीक है। और इन सब के ऊपर एक जो निर्णयात्मक वाक्य यदि हम उत्पन्न करें तो वह है कवि की भावना, कवि की मनोभावना, कवि की अंतर्भावना। कवि निरंकुश होता है, वे अपने काव्य के नाटक के पीछे कोई भी धारणा अवधारणा लेकर के चल सकते हैं और तदनुसार काव्य का नामकरण कर सकते हैं। मित्रों, हम अपनी इस परिचर्चा को आगे भी बनाए रखेंगे। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्रिया, आपकी प्रक्रिया और आपकी
प्रतिक्रिया की सदैव प्रतीक्षा रहती है। तो उस प्रतीक्षा के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।